वेलकम बैक। आप लोगों का ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स का टीचर आशीष तिवारी फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक कराने जा रहा हूं, जो कि क्लास 11th फिजिक्स का जो है वो तीसरा चैप्टर है, मोशन इन प्लेन। इसके जस्ट पहले जो चैप्टर था हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन था। हमने देखा था जब मोशन को हमें डिस्क्राइब करना था तो हमको ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना पड़ रहा था, ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस किया था वो बताना पड़ रहा था, जिसको डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो बताना पड़ रहा था। वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा था एक्सीलरेशन के द्वारा हम लोग बता रहे थे। ये सारी फिजिकल क्वांटिटी जो थी, पोजीशन था, डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी था और एक्सीलरेशन था, इन सबको जब मोशन इन वन डायमेंशन में हमको एक्सप्लेन करना पड़ रहा था, इन सभी पॉइंट्स को जब हमको मोशन इन वन डायमेंशन में एक्सप्लेन करना पड़ रहा था, तो हमको केवल पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन की जरूरत पड़ती थी। अगर ऑब्जेक्ट जो था रेफरेंस पॉइंट से प्लस डायरेक्शन में जा रहा था, रेफरेंस पॉइंट से राइट डायरेक्शन में जा रहा था, तो हम लोग उसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते थे। और अगर रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा था तो उसको नेगेटिव साइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। यानी कि अगर मोशन इन वन डायमेंशन में बात करें, हमारा ये अगर ओरिजिन है या रेफरेंस पॉइंट है जहां से हम लोग अपना मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ये अगर रेफरेंस पॉइंट है और ओरिजिन है, अगर ऑब्जेक्ट जो मैं अभी कह रहा था राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम क्या करते थे, इसको +1 +2 +3 +4 इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट जो है रेफरेंस पॉइंट, सपोज कीजिए आपका घर है, कोई जरूरी नहीं आप अपने घर से जो है राइट डायरेक्शन में ही जाएं या पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएं, आप क्या कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते थे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, -1 -2 -3 -4। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये जो है डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये वेलोसिटी हो सकती है, ये एक्सीलरेशन हो सकता है ऑब्जेक्ट का। तो जो मोशन इन वन डायमेंशन था, इसमें जो है आप राइट साइड में जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, या आप अपवर्ड मोशन कर रहे हैं या डाउनवर्ड मोशन कर रहे हैं, केवल जो डिफरेंस होता था, डिफरेंस ऑफ साइन होता था, पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन। इसको हम लोग बहुत सारी जगहों पे और देखते हैं। जब हम लोग किसी से पैसा उधार लेते हैं तो भी हम देखते हैं कि जो है अगर हम पैसा किसी को देते हैं तो वहाँ पे हम लोगों का पॉजिटिव साइन यूज होता है, और किसी से पैसा अगर लेते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज होता है। इसको जनरली क्रेडिट या डेबिट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि जो है हमारा जो कन्वेंशन है, मेजरमेंट करने का कन्वेंशन जो फिजिक्स या मैथ में है, उसमें ही हम नंबर लाइंस पे जो है पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन के द्वारा मोशन इन वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी पैसा आपका है या आपने किसी से पैसा लिया हुआ है, द ओनली डिफरेंस ऑफ नेगेटिव साइन। जब इन फिजिकल क्वांटिटीज को वन डायमेंशन में हम लोग स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा था कि जब भी इन फिजिकल क्वांटिटी को हमको दिखाना पड़ रहा था, जब भी इन फिजिकल क्वांटिटी को हमें समझाना पड़ रहा था, तो हम लोग क्या करते थे, पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन से हम दिखा देते थे। अगर इस डायरेक्शन में होता था तो पॉजिटिव साइन से, और इस डायरेक्शन में होता था तो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर देते थे। लेकिन जब हम लोग मोशन इन प्लेन, जब हम लोग मोशन इन प्लेन, प्लेन को जनरली 2 डायमेंशन भी बोला जाता है, या फिर और हम लोग 3 डायमेंशन में अगर मोशन कर रहे हैं, जिसको जो है स्पेस भी बोला जाता है,
यहाँ पे जब डायरेक्शन दिखाने की बात आती है, यहाँ पे जब हमको डायरेक्शन बताना पड़ता है ऑब्जेक्ट का, तो वहाँ केवल पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से काम नहीं चलता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से काम नहीं चलता, तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि इन फिजिकल क्वांटिटीज में तो डायरेक्शन एस्पेक्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन एस्पेक्ट तो आने ही वाला है। तो हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। हम लोग जो है एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर। जो भी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होगा, उन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, और जिन फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्शन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, डायरेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। तो जो मोशन इन प्लेन है उसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आने वाली हैं, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो क्वांटिटीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। First of all, we will see what is the scalar quantity, then we will come on the vector quantities. So, scalar quantities वे quantities होती हैं जिनको अपने आप को स्पेसिफाई करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, आपकी स्केलर क्वांटिटी कहती है। द वर्ड मैग्नीट्यूड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का मास अगर 20 kg है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास अगर 40 kg है, तो आप जनरल ऑब्जर्वेशन से, जनरल इंटेलिजेंस से आप बता सकते हैं कि जो दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है वो पहले ऑब्जेक्ट के मास का 2 गुना हो गया है। यानी कि जो दूसरे ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड है वो पहले ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड से 2 गुना हो गया है। इसको और जनरल टर्म में अगर आपको मैं बताऊं तो जो स्केलर क्वांटिटी है उनको एक नंबर के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जस्ट उनके बारे में आप एक नंबर बता दो, वो अपने आप को कंप्लीटली स्पेसिफाई कर लेते हैं, कंप्लीटली अपने आप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो जो स्केलर क्वांटिटी है, द स्केलर क्वांटिटीज are those quantities which only requires magnitude to express themselves completely। इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल से 3-4 एग्जाम्पल्स लेंगे वन बाय वन, वहां से आपको समझ में आएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। आइए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें स्केलर क्वांटिटीज का, तो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई 2 पॉइंट सपोज करते हैं, अभी जो हमारा ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म है ये ओरिजिनली कहाँ इस्टेब्लिश है, लखनऊ में। और यहाँ से अगर मैं दिल्ली के डिस्टेंस की बात करूं, दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो दिल्ली है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है। इट इज अराउंड 500 किलोमीटर।
तो जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है, सपोज करते हैं लखनऊ से दिल्ली के बीच में जो डिस्टेंस है 500 किलोमीटर है, अगर आपने बता दिया तो इसमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस डायरेक्शन में 500 किलोमीटर है। ये अपने आप में कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कंप्लीटली स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जब आप लखनऊ से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो आपको 500 किलोमीटर चलने पे जो है वो आपको दिल्ली आ जाएगा। इसी तरीके से जो है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मास ऑफ ए बॉडी, अगर आप किसी बॉडी का, अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था, कोई बॉडी है जिसका मास 20 केजी है, आपने कह दिया ऑब्जेक्ट का या बॉडी का मास 20 केजी है, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ऊपर की तरफ 20 केजी है, नीचे की तरफ 20 केजी है, लेफ्ट साइड में 20 केजी है या राइट साइड में 20 केजी है। तो वो आपको अपने आप माइंड में ही पूरी तरीके से क्लियर भी होता है। इसी तरीके से साइंस में भी क्लियर होता है कि 20 केजी जो भी मास होगा ऑब्जेक्ट का, पूरी तरीके से वो पूरे के पूरे जो है बॉडी का या ऑब्जेक्ट का ही मास होगा। तो हमने अभी देखा कि जो डिस्टेंस है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, मास ऑफ ए बॉडी जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स। तो टेम्परेचर भी जो है वो क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों स्केलर फिजिकल क्वांटिटी? सपोज कीजिए अभी रूम का टेम्परेचर जो है करीब सिंस एसी चल रहा है तो 18 डिग्री के आसपास है। तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस रूम के एक कोने पे टेम्परेचर 18 डिग्री है तो दूसरे कोने पे टेम्परेचर इसका बदल जाएगा, तीसरे जो है कॉर्नर पे इसका टेम्परेचर बदल जाएगा, चौथे कॉर्नर पे टेम्परेचर बदल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप देखें जिस शहर में आप रहते हैं उस पूरे के पूरे शहर का अगर गूगल पे आप डाल के देखेंगे तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर जो है वही 35, 36 वट एवर बी द टेम्परेचर विल बी द कांस्टेंट फॉर द होल सिटी। 1 डिग्री 2 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ भी आपको टेम्परेचर के बारे में बताने के लिए आप देखेंगे आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना पड़ रहा है, केवल आप क्या कर रहे हैं, एक नंबर बता दे रहे हैं जो कि उसके मैग्नीट्यूड को, उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। तो जो टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी है, तो तीसरा जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी जो है वो भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। सिंस आप जब भी टेम्परेचर बताएंगे, मान लो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है कुछ भी अगर आप सपोज कीजिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर बता रहे हैं, तो ये अपने आप में कंप्लीट अपने आप को सेंस दे रहा है, अपने आप को कंप्लीट स्पेसिफाई कर रहा है, कंप्लीट एक्सप्रेस कर दे रहा है। इसमें आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसी तरीके से जो है अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, इसमें जो है टाइम एट व्हिच सर्टेन इवेंट हैपेंड। सपोज कीजिए जो भारत की स्वतंत्रता थी, भारत को जो फ्रीडम मिला था 15 अगस्त 1947 को आपको मिला था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 15 अगस्त 1947, अगर आपने ये बता दिया तो आपको ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। अगर आपने बता दिया कि कोई इवेंट जो है दिन के जो है 1 बजे, दिन के 2 बजे जो है वो हैपेंड हुआ है, घटित हुआ है, तो इसमें आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं, ये अपने आप को क्या दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो स्केलर क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती हैं जो जिनको एक्सप्रेस करने के लिए केवल हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, एक नंबर की जरूरत पड़ती है, अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि स्केलर क्वांटिटी जो है उनको एक्सप्रेस करने के लिए एक नंबर की
ही ज़रूरत पड़ती है, अगर एक नंबर की ही ज़रूरत आपको पड़ रही है, तो आपको यहाँ से बहुत ही जनरल आइडिया हो जाना चाहिए कि इनका जब भी आपको एडिशन करना होगा, जब भी आपको इनका सब्ट्रैक्शन करना होगा, जब भी इनको आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा या डिवीज़न करना होगा, तो आपको जो है नॉर्मल जो मैथ के रूल हैं एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। तो स्केलर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो है और डिवीजन जो है वो नॉर्मल अलजेब्रा के रूल, जो नॉर्मल मैथ के अपने रूल हैं, सिंस ये एक नंबर है तो आसानी से उसका हो जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे एक दो एग्जाम्पल से, जस्ट हम लोग देखते हैं कि scalars can be added, subtracted, divided and multiplied just as ordinary number. सपोज कीजिए ये अपने पास एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे अपने पास एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ जो है हम लोग सपोज कर लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है। इसका जो बेथ है अगर हम सपोज कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। अगेन जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसकी विड्थ जो हो जाएगी वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर इसके पेरीमीटर की बात किया जाए, पेरीमीटर आपको पता है कि जो बाउंड्री होती है किसी भी बिल्डिंग की या किसी भी फिगर की, उसका क्या होता है, जो सरकमफेरेंस होता है अगर उनको हम ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाता है, पेरीमीटर मिल जाता है। तो अगर इसका पेरीमीटर हमको निकालना तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस अगेन 5 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। अगर इन सबको मैं ऐड कर दूं 10 10 20 हो गया, 5 5 10, इट इज़ द 30 सेंटीमीटर। यहाँ देखें जो अभी हमने पेरीमीटर की बात की, ये क्या था, एक लेंथ था, एक डिस्टेंस ही था। इसको हमने क्या किया, एक ऑर्डिनरी नंबर था, इसको जनरल एडिशन से हमने क्या किया, ऐड कर दिया। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें किसी दिन के टेम्परेचर की हम बात करें, अगर किसी दिन के टेम्परेचर की बात करें, दूसरा एग्जांपल इसका देखते हैं। अगर दिन में जो टेम्परेचर है मॉर्निंग में कम होता है, इवनिंग में दोपहर में ज़्यादा होता है। अगर दिन के टेम्परेचर की बात करें, आफ्टरनून में जो होता है करीब मान लेते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये गर्मी चल रही है। और अगर वही नाइट में मान लेते हैं, नाइट में इन द मॉर्निंग करीब 4 AM आसपास मान लेते हैं, तो टेम्परेचर एक घट के करीब जो है 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है। वो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पूछेगा मैक्सिमम टेम्परेचर से मिनिमम टेम्परेचर के बीच में आपका डिफरेंस कितना है, तो आप क्या करेंगे, जस्ट इनको नॉर्मल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप कहेंगे कितना जो है, केवल 20 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि जो भी स्केलर क्वांटिटी थी तो वो एक नंबर था। उनको जनरल जो है मैथ के जो रूल हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से क्या किया जा सकता है, उनको ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है और डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन अगर जो है, अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। अगर आपके पास डायरेक्शन का एस्पेक्ट आ जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैसे, अगर हम लोग डायरेक्शन का एस्पेक्ट ले आए, यानी कि अब हम लोग बात करने चल रहे हैं कि हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, वो क्या होती हैं। सबसे जनरल वेक्टर क्वांटिटी हम फोर्स लेंगे। अगर फोर्स की बात करें, अगर आपने क्या किया, ये आपका डोर है, घर का डोर है, आपने क्या किया, एंट्री लिया, इसको अगर आपको ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे। अगर आप चाहें ये डोर ओपन हो जाए पुल करने से, सो आप कितनी भी ताकत लगा लेंगे, ये डोर तो ओपन होने वाला नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आपको डोर ओपन करने के लिए पुश करना है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही पुश करना पड़ेगा डोर को ओपन करने के लिए। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में उसको पुल करेंगे तो वैसे ही जो है, वार्डरोब की बात कर लें, अगर जो है कोई वार्डरोब है, इसको आपको अगर ओपन करना तो इसको आपको पुल ही करना पड़ेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ही जो है आपका वार्डरोब ओपन होगा। तो यहाँ आपको जो है फोर्स का एक
सेंस समझ में आया होगा। फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे ही डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस समझने के लिए एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज कि ये जो है हमारा ऑरिजिन है, यहाँ जो रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से आप मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपका घर जो है इस डायरेक्शन में है और आप इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, तो आप कभी अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन रखती हैं, डायरेक्शन के बिना उनको नहीं बताया जा सकता है। तो डायरेक्शन एस्पेक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो वेक्टर क्वांटिटी को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, द क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड along with the direction is called as vector quantities. The quantities that requires magnitude along with the direction to express themselves are called vector quantities. अगर वेक्टर क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल्स की मैं बात करूं, तो जो सबसे बेसिक एग्जांपल हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ चुके हैं, जो पहला वेक्टर क्वांटिटी हम लोग देखते हैं वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। दूसरी, अब डिस्प्लेसमेंट की जो है अब वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन कैसे बताते हैं? सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है, पॉइंट बी पे पहुंचा, पॉइंट बी से चल के पॉइंट सी पे पहुंच गया। तो अगर ये पाथ लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर है ए से बी तक और ये 4 सेंटीमीटर है, तो अगर इसमें जो है पाथ लेंथ की मैं बात करूं तो पाथ लेंथ कितना हो गया? 3 + 4 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल हो गया 7 सेंटीमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस आता है, तो आप क्या करते हो? इसको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे मिला देते हो और फाइनल पॉइंट के डायरेक्शन में एक एरो लगा देते हो। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। वैसे भी आप इसको देखते हो कि अगर आपको कहीं रोड का कंस्ट्रक्शन करना है तो आप कोशिश करते हो शॉर्टेस्ट पाथ, हमेशा जो है आप एनर्जी बचाने की कोशिश करते हो और जो है टाइम बचाने की कोशिश करते हो किसी भी रोड को कंस्ट्रक्ट करते करते समय जो है। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दी जाती है, हमेशा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट के बीच में एक एरो लगा दिया जाता है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी को जो है अगर वेक्टर क्वांटिटी से डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्या करते हैं? उनके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूँ बेसिकली, तो यहाँ मैं लिखूंगा AC, तो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस भी हो सकता है। डिस्टेंस से इसको अलग दिखाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर एक एरो लगा दे रहे हैं, जिसकी लेंथ करीब क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं 5 सेंटीमीटर कर दूं और इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी, यहाँ पे AC खुद ही दिखा रहा है कि A से C की डायरेक्शन में इसकी जो है डायरेक्शन है। या फिर साइंस और मैथ में हमको बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई होने पड़ता है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे डायरेक्शन को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये एंगल थीटा बता देते हैं। सपोज ये एंगल जो भी है, तो यहाँ हम लोग कह देंगे पॉइंट A से 45 डिग्री में जो है इसका डायरेक्शन है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास है, सबसे पहले दूसरा जो पहला हम लोगों ने देख लिया, दूसरी जो वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी को जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो वेलोसिटी भी हमारी क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो एक सिंबल भी का यूज करते हैं और इसके ऊपर क्या करते हैं, एरो लगा देते हैं। इससे क्या होता है, ये पता चलता है कि हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा बात करें, एक्सीलरेशन। जो हमारी तीसरी जो है वेक्टर क्वांटिटी है एक्सीलरेशन, इसको हम सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर क्या करते हैं, एक वेक्टर लगा देते हैं, एक जो है एरो बना देते हैं। तो इससे पता चलता है हमको ये क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी। चौथी क्वांटिटी की बात करें, जो जिसको हम फोर्स कहते हैं, बहुत फैमिलियर है। जब भी इसको डिनोट करना होता है तो एफ के ऊपर हम क्या करते हैं, एक एरो लगा देते हैं। इससे हमको पता चलता है ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो है डायरेक्शन का जब इंपॉर्टेंस आ जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, तो उसको जो सिंपल रूल्स हैं मैथ्स के, जिनके द्वारा हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, हमको सिंपल रूल से ऐड, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं किया जा सकता। कैसे? अगर फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स, सपोज कीजिए किसी डोर पे ऑब्जेक्ट जिसको आपको ओपन करना है एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो डोर जो है, अगर सपोज ये 10 न्यूटन का आप फोर्स लगा रहे हैं, उस पर अगर 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो डोर बहुत तेजी से ओपन होगा। लेकिन अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, अंदर से भी कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, दोनों फोर्स नलीफाई कर देते हैं और डोर ओपन नहीं होगा। तो यहाँ से डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस आ जाता है। अब इसको कैसे मैथ में बताइएगा, मैथ तो 2 + 2 4 ही बताता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस आ गया और रिजल्टेंट जो फोर्स हो गया वो तो डोर पे 0 हो गया। तो जो है इसको क्या कर सकते हैं, नॉर्मल अलजेब्रा के रूल से वेक्टर को ऐड नहीं किया जा सकता। तो जो वेक्टर को ऐड करने के लिए फिर कौन से हमारे पास रूल्स हैं, वेक्टर्स को अगर हमको ऐड करना है तो हमारे पास जो मैथमेटिशियन थे उस टाइम के, उनके लिए जो है एक नया स्कोप खुल गया, नया डायरेक्शन खुल गया कि वो वेक्टर के लिए क्या कर सकते हैं, नया मैथ बना सकते हैं। तो वेक्टर्स कैन बी एडेड और subtracted with some rules like some rules like triangle rule of एडिशन। अब केवल एक ही रूल तो हम देते नहीं किसी चीज को ऐड करने के लिए, तो जो है एक और रूल ऐड करने के लिए हम लोग देते हैं जिसको पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर को ऐड करने के लिए हम दो रूल्स देखेंगे, स्पेशल रूल्स देखेंगे। पहला रूल जो होगा उसको हम कहेंगे ट्राइंगल्स रूल। दूसरा रूल जो हम लोग देखेंगे उसको हम लोग बोलेंगे पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ बोलेंगे या पैरेललोग्राम रूल बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हमको तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। तो अगर आपको वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी बताना है, डायरेक्शन भी बताना है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि बताना तो दोनों चीजें हमको पड़ेगा। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखते हैं सपोज कीजिए कोई वेक्टर, वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय vectors are represented by like, इनके ऊपर क्या करते हैं, हम एरो लगा देते हैं, ए बी सी डी, और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, उनके ऊपर एक एरो लगा के वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके मैग्नीट्यूड को जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसके लिए एक सिंबल हम लोग लगा देते हैं, कुछ इस तरीके का सिंबल लगा देते हैं। क्योंकि डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, जब भी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से लगा देते हैं।
एक साइन यूज होता है, इसको अभी मैं एक पिक्चर से बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। इस तरीके से इनके मैग्नीट्यूड को लिखा जाता है और डायरेक्शन के लिए आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एंगल्स का यूज किया जाता है। अब जो अगला पॉइंट आता है, इतनी देर से जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख रहे थे, स्केलर क्वांटिटी को नॉर्मल मैथ के रूल से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई किया जा सकता है और वेक्टर्स को नहीं किया जा सकता। तो सपोज कीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है प्लेन में मोशन कर रहा है, ये बोर्ड के प्लेन में मोशन कर रहा है या किसी भी तरीके के प्लेन में मोशन कर रहा है, तो उसके पोजीशन को, उसके जो है डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि वन डायमेंशन में तो हम लोग जानते थे अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में था तो पॉजिटिव सिंबल साइन से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते थे, और जो है अगर जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस में होता था तो हम लोग नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन यहाँ मोशन इन प्लेन में जो है इस तरीके से हम नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। मोशन इन प्लेन में जो है अगर हम लोग रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो कुछ इस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। सपोज कीजिए मोशन इन प्लेन है तो हमको टू एक्सिस की जरूरत पड़ने ही पड़ने वाली है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो हमने क्या किया, एक ले लिया वाई एक्सिस और दूसरा हमने क्या कर लिया, इसको ले लिया यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लिया। कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट पी पे है, पॉइंट पी पे है किसी टाइम टी पे, सपोज करते हैं किसी टाइम टी पे जो है ये ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट पी पे है। जैसे वहां पे हम ओरिजिन लेते थे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट लेंगे, ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट मेजरमेंट के लिए लेंगे। तो इसको जब भी हमें दिखाना होता है, एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमको दिखाना होता है, तभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि वेक्टर को जो है एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट ओ से पी की तरफ हम क्या करते थे, एक एरो लगा देते हैं। और इसको सपोज कीजिए पोजीशन वेक्टर को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चूंकि ये वेक्टर है इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आर। तो इसके पोजीशन को दिखाने के लिए यहाँ हमने क्या रिप्रेजेंट किया, एक जो है हमने इसको R1 से रिप्रेजेंट किया। तो इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इसके पोजीशन को टू डायमेंशन वेक्टर के, ये हमने क्या किया, पोजीशन को रिप्रेजेंट किया। इसको ऐसे बोलेंगे OP, यहाँ पे हमने एरो लगा दिया OP के ऊपर। इसको लिखेंगे R1, इस तरीके से लगा दिया। अब सपोज कीजिए इसको जो है आपको मैग्नीट्यूड बताना है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। सपोज कीजिए R1 जो है अगर 5 सेंटीमीटर है, तो जब भी इसका मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर एक लगाएंगे OP, या फिर इसको लिखेंगे R1, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, मैग्नीट्यूड लगा दिया, और ये बना कितना हमारा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से देखिए है ये, अभी आपको क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड मिल गया। और जब भी आपको पोजीशन सपोज करो यहाँ से बताना, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से हम कुछ यहाँ पे एंगल बता देंगे, θ1 जो भी बता दिया यहाँ पे, तो हमको क्या मिल गया। अब जो है इस ओरिजिन से इस हमारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इससे थीटा एंगल पे इसका डायरेक्शन भी मिल गया और हमारे पास मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर को यहाँ पे हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया आसानी से, जो है हमने रिप्रेजेंट कर दिया है डायरेक्शन के द्वारा और किसके द्वारा, मैग्नीट्यूड के द्वारा। अब सब हमको बताना है पोजीशन। और सपोज ये थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट क्या करता है, आ जाता है पॉइंट P डैश पे, थोड़े टाइम के बाद T डैश टाइम के बाद आ जाता है ये पॉइंट P पे। तो वापस से जब यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी पोजीशन को आपको जब भी बताना होगा तो आप क्या करिए, O से एक एरो लगाइएगा उस पॉइंट की तरफ और इसको मैच कर दीजिएगा। इसको हमने किससे लिख दिया, R2 से लिख दिया। तो जो यहाँ पे जो है, अब तक मैं इसको O कह रहा था, ये OP डैश, दूसरा हमारा क्या हो गया, OP डैश हो गया। यहाँ पे पोजीशन ऑब्जेक्ट का भी चेंज हो गया, T डैश टाइम पे इसका पोजीशन R2 हो गया। अब जब भी इसका मैग्नीट्यूड आपको बताना पड़ेगा तो यहाँ आपने क्या किया, एक दोनों तरफ एक एरो लगा दिया, यहाँ पे आपने R2 कर दिया और यहाँ पे, वो ऑब्वियस सी बात है अभी थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया। सपोज कीजिए यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड बता ही दिया है, और जब डायरेक्शन बताना होगा तो एक्स एक्सिस से क्या करेंगे, थीटा एंगल बता देंगे। तो जो पोजीशन वेक्टर में जो है, अगर जो हमारा टॉपिक था यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट।
अगर हमको जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है यहाँ पे, अब ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन जो था वो आपका पी पे था और जो फाइनल पॉइंट था इसका पी डैश पे था। आप क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में एरो लगा देते हैं। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ यहाँ पे, वो हो गया पीपी डैश हो गया। तो ये जो हमारा बताएगा पीपी डैश जो बताएगा इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं सो दैट टाइम लैग ना हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। और जो हमारे पास ये R1 और जो हमारे पास ये R2 थे, ये क्या हो गए, हमारे पोजीशन वेक्टर हो गए। तो यहाँ हमने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में मोशन कर रहा है तो उसको बताने, उसके पोजीशंस को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम के, जो अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया उसके ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ एक एरो ड्रॉ करते हैं। वो एरो का जो लेंथ होता है वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बताता है। उसी तरीके से जब ये पी डैश पे आ गया था तो हमने देखा था, इसको हमने R2 से बताया था, और ये जो लेंथ है R2 का, ये क्या बता रहा है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बता रहा है। अगर देखिए यहाँ पे वेक्टर का लेंथ कम था तो 5 सेंटीमीटर हुआ था लेंथ, यहाँ वेक्टर का लेंथ ज़्यादा था तो वहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो अभी हमने क्या देखा, पोजीशन वेक्टर देख लिया और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख लिया। यानी कि जैसे हम लोग वन डायमेंशन में पोजीशन को डिफाइन करते थे, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते थे, वो दोनों पॉइंट्स को हमने क्या किया, वेक्टर के लिए डिफाइन कर लिया। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि क्या यही रिलेशन है जो हम लोगों ने मोशन इन वन डायमेंशन में देखा था, जो हम लोग मोशन इन प्लेन में आ जाते हैं, तो क्या वही रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, कि वहाँ क्या होता था, जो डिस्टेंस होता था वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता था। तो क्या देखेंगे, क्या वो ये भी जो है इन प्लेन में, अगर ऑब्जेक्ट प्लेन में मोशन कर रहा है या 3 डायमेंशन में मोशन कर रहा है तो क्या जो है यहाँ भी वो रूल फॉलो होता है। चलिए देखते हैं। तो सपोज करते हैं हम लोग क्या करते हैं, 2-3 पाथ लेते हैं। ये वाई एक्सिस हमने ले लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, ये ले लिया एक्स एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया। ये हमारा ऑरिजिन हो गया जहाँ से हम क्या करेंगे, मोशन की स्टडी करेंगे प्लेन में। इसको हम लोग ऑरिजिन बोलेंगे या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो मैं यहाँ पे 3 पाथ डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला पाथ हमने सपोज कीजिए ये पॉइंट पी से स्टार्ट किया, तो कुछ इस तरीके का पाथ हमने चल के ये पहुँच गया, हम सपोज ये यहाँ पे। तो यहाँ पे पी ए, यहाँ पे हमने ले लिया बी, ये पॉइंट ले लिया सी, फिर यहाँ से ले लिया डी, इस पॉइंट पे पहुँच गए ई पे। ठीक है, पहला पाथ हमारा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पाथ 1 हो गया। पाथन का भी नाम देते थे वरना हम लोग भूल जाएंगे, पी ए बी सी डी, ये हमने दे दिया पाथन। वहीं जो है अगर ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसने कुछ इस तरीके का पाथ लिया और यहीं पे वापस से ई पॉइंट पे पहुंचा, उसने जो पाथ लिया ले लिया, समझ लीजिए पी क्यू आर लिया, जो दूसरा पाथ है ये हमारा क्या आ गया, ये पाथ सेकंड हो गया। जो दूसरा पाथ है ये पाथ सेकंड हो गया, जो पाथ था हमारा ये है पी क्यू आर ई, पी क्यू आर ई, पाथ सेकंड हो गया। सपोज कीजिए कोई तीसरा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके का पाथ लेता है, यहाँ पे गया वो पी एम ले लेते हैं, एन ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं, फिर वापस से कहाँ आ गया, ये पॉइंट ई पे ही आ गया। तो जो हमारा थर्ड पाथ हुआ,
पाथ थर्ड का नाम दे देते हैं सो दैट हम भूले ना, P M N O E। यहाँ से ध्यान से अगर हम लोग देखें तो जो हमारा इनिशियल पॉइंट था वो ये P पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट जहाँ से मोशन हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, इनिशियल पॉइंट। और जो हमारा फाइनल पॉइंट है तीनों के तीनों पाथ का जो है वो ये E पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट। अब अगर आपको जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बताना है तो डिस्प्लेसमेंट को आपने अभी देखा था। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जो डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है, जो डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है वो फाइनल पॉइंट और इसी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही कहलाता है। मैं मिला रहा हूँ इसको, ये हो जाएगा। तीनों पाथ के लिए अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आने वाला है वो PE डैश आने वाला है। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ वो क्या हुआ, PE हुआ, लेकिन इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एक एरो लगा देंगे सो दैट हमको पता चले इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में इसका डायरेक्शन है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2-3 पॉइंट नोट कर सकते हैं। जैसे पहला अगर हम पाथ 1 की बात करें तो वहाँ जो पाथ कवर्ड था ऑब्जेक्ट का, अगर पाथ 1 की बात करें तो वहाँ जो पाथ कवर्ड ऑब्जेक्ट के द्वारा था तो जो पाथ कवर्ड अगर ध्यान से देखें तो PACDE काफी ज्यादा लेंथ है ये, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो केवल कितना है, P है। तो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान देखें वापस से पाथ 1 के लिए, पाथ 1 के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट था हमारा, डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था, लेस देन डिस्टेंस कवर्ड था। पाथ थर्ड की बात करें वहां भी अगर हम लोग देखें तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, PE। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, PE। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, P। ये अगेन क्या था, लेस देन पाथ लेंथ। वैसे ही अगर हम लोग थर्ड पाथ की बात करें, यहाँ भी हम लोग ध्यान दें तो यहाँ भी क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेस देन है। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, PE लेस देन है डिस्टेंस या पाथ कवर्ड। तो यहाँ भी वो रूल हम लोग ध्यान से देखें तो चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से जो है हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं तो अभी जो हम लोगों ने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो था वो हमेशा ही, चाहे वो मोशन इन 1 डायमेंशन हो या फिर मोशन इन प्लेन हो, हमेशा क्या होने वाला, लेस देन होने वाला है डिस्टेंस या पाथ लेंथ। तो यहाँ से हम कंक्लूड क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट is always less than or equal to the original path length of the object।
और डिस्टेंस covered by distance covered by the object, that is यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, लेस देन आर इक्वल टू द डिस्टेंस हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट टर्म देखेंगे कि अभी हम लोगों ने देख लिया कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए जब भी आपको पोजीशन बताना पड़ता है तो आप क्या करते हैं, ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देते हैं ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे और एक एरो के साथ में डिनोट करते हैं। तो क्या डिनोट करता है, आपको पोजीशन वेक्टर को डिनोट करता है। तो अगर दो वेक्टर्स को इक्वल होना है, अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अगर दो वेक्टर्स को अगर इक्वल होना है तो पहली बात तो उनके जो एरो का लेंथ है वो बराबर होना चाहिए, प्लस उनका क्या है, डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए। इस तरीके से जो है आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, इक्वलिटी ऑफ द वेक्टर। दो वेक्टर को कैसे हम लोग इक्वलिटी ऑफ द वेक्टर, अगर दो वेक्टर को किसी भी इक्वल होना, अभी जैसे हमने कहा था यहाँ पे मैं दो वेक्टर का ले लेता हूँ। सपोज कि जो मैंने क्या किया, पहला वेक्टर ले लिया वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर मैंने ले लिया वेक्टर बी। यहाँ ध्यान से देखिए वही सारे सिंबल्स मैंने यूज किए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। यहाँ ध्यान से देखिए जो एरो का लेंथ है वेक्टर ए के लिए और वेक्टर बी के लिए, दोनों के लिए एरो का लेंथ सेम है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया वेक्टर्स का, वेक्टर ए और बी का। अब डायरेक्शन को आप कैसे चेक करेंगे कि क्या डायरेक्शन भी दोनों वेक्टर का सेम है, क्योंकि अगर दोनों वेक्टर को इक्वल होना है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ऐसे अपने आप को इमेजिन करेंगे कि बी वेक्टर को आप क्या कर रहे हैं, पैरेलली मूव कर रहे हैं, जैसे डायरेक्शन में उसी से पैरेलली मूव कर रहे हैं और वेक्टर बी को ए की तरफ लेके आ रहे हैं। जब ए की तरफ लेके आ रहे हैं, सपोज कीजिए मैंने इसको नाम दे दिया OP और इसको नाम दे दिया PQ। अगर जो वेक्टर का P पॉइंट है वो O के पास ऊपर ओवरलैप हो जाए और जो वेक्टर B का Q पॉइंट है वो P के ऊपर एग्जैक्ट ओवरलैप हो जाए, लेंथ के साथ साथ डायरेक्शन भी ओवरलैप हो जाए, तो हम कहेंगे जो यहाँ दोनों वेक्टर हैं वो क्या है, इक्वल वेक्टर है। और उनको कैसे लिखते हैं, वेक्टर A इक्वल टू द वेक्टर A इक्वल टू द वेक्टर B। और सपोज कीजिए यही जो दो वेक्टर मैंने लिए थे, अगर मैं इनको इस तरीके से बनाऊं, वेक्टर ए हमारे पास ए है, ये इस तरीके से मैंने दिया और इसको नाम दिया था मैंने OP, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, OP लिख दिया। और दूसरे वेक्टर को अगर मैंने वापस से बनाया, यहाँ पे हमने नाम लिख दिया B, लेकिन इस बार क्या किया हमने, B को जो है थोड़ा सा जो है B को इस तरीके से कर दिया, वेक्टर B को नाम वही हम दे देते हैं, P और Q ही दे देते हैं। अभी ध्यान से यहाँ वेक्टर्स को देखें, इनके जो एरो लेंथ है वो तो सेम है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के एरो लेंथ तो सेम है, लेकिन अभी वेक्टर बी को अगर आप पैरेलल मूव करना स्टार्ट करिएगा, आप इमेजिन करिए पैरेलल मूव करना स्टार्ट करिए, तो क्या पी कभी ओ से ओवरलैप हो पाएगा, कभी नहीं ओवरलैप हो पाएगा, ये इस तरीके से चला जाएगा, इस तरीके से, और ए का डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर नहीं रह गए, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो सेम है, एरो लेंथ तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्शन बदल गया। तो वेक्टर क्वांटिटी में जो मैं बार बार कह रहा था कि डायरेक्शन का एस्पेक्ट आएगा, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए नॉट इक्वल टू द वेक्टर बी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा कि मोशन इन प्लेन क्या होता है, मोशन इन प्लेन में पोजीशन को, डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को, एक्सीलरेशन को, फोर्स को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, इनके रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इनके लिए जो हम नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं। फिर हमने देखा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, और फाइनली हम लोगों ने देखा कि दो वेक्टर को अगर इक्वल वेक्टर होना है तो कौन कौन से कंडीशंस की हमको रिक्वायरमेंट होगी। तो जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा इसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग देखेंगे वेक्टर को जो ऐड करने का रूल ट्रायंगल रूल है,
लॉ ऑफ ट्राइंगल जिसको हम लोग कहते हैं, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो है उसको देखेंगे। वहाँ से हम लोग समझेंगे कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपके टाइम के लिए धन्यवाद।